जो है आपका फिर से स्वागत है। हम लोग इससे पहले यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रकरण पढ़ चुके थे और आज से हम लोगों को नया टॉपिक जो है ये शुरू करना है। कल हमने शुरू कर लिया था इसको थोड़ा-सा, आज हम इसको दोबारा थोड़ा-सा स्टार्ट करेंगे। अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अमेरिका या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारा नया टॉपिक है आज से। ओके? अच्छा, बेसिक्स के रूप में हमें देखना है कि अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम है क्या? ठीक है? और ये किस प्रकार से पूरी दुनिया को या अमेरिका को प्रभावित करता है। थोड़ा-सा हमने देखा था कल कि ये यूरोप महाद्वीप है, यहाँ इस प्रकार से यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप में यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार से ये वाला देश है अमेरिका, यूएसए, ओके? और यूएसए जो देश है, इस यूएसए देश पर इंग्लैंड ने कब्जा किया था और उस इंग्लैंड के कब्जे के, इंग्लैंड की गुलामी के खिलाफ अमेरिका के लोगों के द्वारा जो संघर्ष किया गया, ओके, उस संघर्ष को कहा जाता है अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष या अमेरिका की क्रांति। ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा इसको हमने एक अलग मैप मानचित्र में भी देखा था। यहाँ ये यूएसए देश है, आजकल जिसको अमेरिका कहते हैं। यहाँ ये इंग्लैंड देश है और इस इंग्लैंड के द्वारा अटलांटिक पार कर और अटलांटिक पार के इस देश को जो है अपने अधीन किया गया था। अच्छा, इसके पश्चात ये जो है उस समय का ये तत्कालीन जो अमेरिका है, सॉरी, आज का जो अमेरिका है, उसका चित्र है, मानचित्र। आप इसमें देख लीजिए, जो दक्षिण वाला ये वाला भाग है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये पूरा यूएसए कंट्री है और यूएसए कंट्री में किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, ओके? किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। ठीक है? चलिए, यहाँ से हमारा टॉपिक होता है शुरू। जो अमेरिका की क्रांति है, मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने पहले से इसको पढ़ा है इस टॉपिक को, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप ज़ीरो है इस टॉपिक में, तो भी आप यहाँ से इस पूरे टॉपिक को आराम से समझ पाएँगे। ठीक है? बिल्कुल ज़ीरो से हम इसको लेकर चलेंगे। अमेरिका की क्रांति में हमें पढ़ना क्या है? यानी अमेरिका क्रांति के प्रमुख क्षेत्र या प्रमुख कीवर्ड्स, की पॉइंट्स क्या-क्या है, जो हमें इस क्लास में पढ़ने हैं। पहली बात, एक तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अमेरिका की क्रांति में इसका परिचय या इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे क्रांति की पृष्ठभूमि। पहले तो हम पढ़ेंगे अमेरिका की क्रांति का परिचय या अमेरिका का परिचय। दूसरे में हम पढ़ेंगे क्रांति का बैकग्राउंड। अमेरिका में क्रांति क्यों हुई? क्या कारण थे कि अमेरिका में जो है क्रांति होती है, ये रिवॉल्यूशन होती है या फ्रीडम स्ट्रगल होता है। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे क्रांति के कारण। रीजन्स क्या थे? क्यों अमेरिका में क्रांति हुई? चौथे नंबर पर क्रांति की प्रमुख घटनाएँ, प्रमुख इवेंट्स या प्रमुख जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई अमेरिकन क्रांति में, वो हम इसमें देखेंगे। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर क्रांति के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल, ओके? और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका महत्व, इम्पोर्टेंस। दुनिया में, विश्व में या विश्व के इतिहास पर अमेरिका क्रांति ने क्या प्रभाव डाला, ये हम इस लास्ट वाले प्रकरण में पढ़ेंगे। तो अमेरिका क्रांति को हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 बिंदुओं के तहत अध्ययन करेंगे, कोशिश करेंगे समझने का और इस हिसाब से समझने का कि परीक्षा के हिसाब से हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से स्टैंडर्ड तरीके से तैयार कर पाएँ। देखिए, पहले नंबर पर इसमें आता है अमेरिका क्रांति का परिचय। अमेरिका की क्रांति का परिचय, ठीक है? देखिए, 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है, शॉर्ट में इसको कोलंबस कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालवी नाविक था, इटली का एक नाविक था, जिसने पहली बार अमेरिका की खोज की, अमेरिका महाद्वीप की खोज की। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। आप कोलंबस की फोटो देख लीजिए, ओके? और फिर आप इस मैप को देखिए, विश्व का मानचित्र, यहाँ लिखा है क्रिस्टोफर कोलंबस मैडन जर्नी 1492, 1492। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वो इटली का रहने वाला था। यहाँ इटली देश है, यूरोप के दक्षिण में। और स्पेन से उसने यात्रा शुरू की थी, स्पेन की महारानी इसाबेला के सहयोग से, ओके? और ये कहा जाता है कि कोलंबस जो है वो भारत की खोज में निकला था, ठीक है? भारत की खोज में, भारत यहाँ है, ये वाला इंडिया है। उसको अटलांटिक महासागर से होते हुए और ऐसे भारत पहुँचना था, ठीक है? लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक महासागर में रास्ता भटक जाता है, भटक गया और वो यहाँ से सीधा स्ट्रेट चला गया ऐसे, ये लाइन बनाई हुई है इसमें। और वो मध्य अमेरिका के जो द्वीप है, यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में छोटे-छोटे द्वीप समूह हैं, आजकल जिनको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है, पश्चिमी द्वीप समूह। पवन कालवा कालवा, नमस्ते सर जी, नमस्ते। पश्चिमी जो द्वीप समूह है, वो यहाँ पहुँच जाता है कोलंबस और अनजाने में उसके द्वारा अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई। माने कि अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई और ये इटालवी नाविक था। ये याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कोलंबस किस देश का रहने वाला था? ओके? अच्छा,
उसके बाद पहली बात अमेरिका की खोज सबसे पहले। दूसरे नंबर पे 1501 में अमेरिगो वेस्पुची, ये भी इटालवी नाविक था। अब आप इस वाले मैप को देखें, हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। अमेरिगो वेस्पुची एक इटालवी नाविक था, इटली का था ये भी, कोलंबस भी इटली का था और ये भी इटली का था। अमेरिका पहुंचा, ओके, और वो ब्राजील तक गया। अमेरिका पहुंचा माने ये है कि आप रेड वाली लाइन देखें इसमें पहले, उसने जब यात्रा शुरू की यहाँ स्पेन से, पहले उसका रास्ता ऐसे था, इस प्रकार से ऐसे-ऐसे करके, और फिर वो मध्य अमेरिका के द्वीप होते हुए और अमेरिका जो महाद्वीप है, वहां से होकर वापस स्पेन पहुंचा, पहली यात्रा उसकी। और फिर जब उसने दूसरी यात्रा की, दी सेकंड वॉयज, तो उसने इस प्रकार से ऐसे-ऐसे करके अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण तक, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण तक, माने कि ब्राजील और ये जो पूर्वी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की इसने खोज की। किसने? अमेरिगो वेस्पुची ने। उसने अपने वर्णनों में अमेरिका को नई दुनिया कहा, क्योंकि ये वाले जो दोनों महाद्वीप थे ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये दोनों महाद्वीप अब तक दुनिया के लिए अनजान थे। पहला व्यक्ति कोलंबस था जिसने इनको थोड़ा बहुत खोजा था, ढूंढा था विश्व के मानचित्र में या विश्व के परिदृश्य में पहली बार खोजा था। अमेरिगो वेस्पुची दूसरा व्यक्ति था, ओके, और इसने इन दोनों महाद्वीपों को नाम दिया नई दुनिया, अ न्यू वर्ल्ड, ओके। पहला व्यक्ति था क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा व्यक्ति था अमेरिगो वेस्पुची। 1492, 1501, ये वेस्पुची की फोटो देख लीजिए आप। अच्छा, इसके पश्चात 1507 में जर्मन भूगोलवेत्ता, ये नाम आपको याद भी रखना है, और जो आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें अंडरलाइन भी करके रखना है, ओके। 1507 में जर्मन भूगोलवेत्ता मार्टिन वोल्ड सिमुलर ने इस महाद्वीप को नई दुनिया या अमेरिका नाम दिया। जो अमेरिका नाम है ना इसका, अब इसमें दो बातें आती हैं। एक तो अमेरिका नाम है ना, अमेरिका का अमेरिका नाम, इस नाम का अर्थ है नई दुनिया। पहली बात तो ये, अमेरिका का शाब्दिक अर्थ है द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। और दूसरी बात ये, अमेरिका नाम जो है ये रखा गया अमेरि सॉरी रखा गया अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, जो कि एक इटालवी नाविक था, और 1501 में जिसने अमेरिका को खोजा था या अमेरिका पहुंचा था जो, ओके। अच्छा, तीसरी बात, एक बात तो ये कि इसका शाब्दिक अर्थ है नई दुनिया, दूसरी बात ये कि अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो के नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया, और तीसरी बात ये है कि इसका नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसका नामकरण जो है ना, ना तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, ना इसका नामकरण किया गया अमेरिगो वेस्पुची के द्वारा, दोनों ने नामकरण नहीं किया। मार्टिन वोल्ड सिमुलर, ये एक व्यक्ति था जो कि भूगोल का विद्वान था, मार्टिन वोल्ड सिमुलर, ओके, और ये रहने वाला था जर्मनी का। इस जर्मनी के भूगोलवेत्ता ने फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 1507 में अमेरिका का नामकरण किया, माने कि दो नए महाद्वीप खोजे गए, ओके। पूरी दुनिया के पश्चिम में, पूरी दुनिया के वेस्ट में दो नए महाद्वीप खोजे गए। पहले तो खोज की 1492 में कोलंबस ने, और दूसरे नंबर पर इनकी खोज की गई अमेरिगो वेस्पुची के द्वारा, ठीक है। उन दोनों ने जो नए महाद्वीप खोजे, उन महाद्वीपों का नामकरण पहली बार मार्टिन वोल्ट सिमुलर नाम के एक जर्मन भूगोलवेत्ता ने किया, नामकरण किया। उसने कहा कि ये दोनों अमेरिका है, माने नई दुनिया। ये दोनों महाद्वीप नई दुनिया इसलिए कहे गए क्योंकि अब तक ये दुनिया से, जो विश्व था, वर्तमान विश्व था, उससे ये अनजान थे, ठीक है। तो तीन बातें याद रखनी है, शाब्दिक अर्थ नई दुनिया, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया, और मार्टिन वोल्ट सिमुलर ने पहली बार इसको अमेरिका नाम दिया, ओके। फिर आगे, यानी कि अभी अमेरिका की मात्र खोज हुई है, अभी अमेरिका को मात्र खोजा गया है। अब देखिए, अमेरिका की खोज इंग्लैंड ने नहीं की, फ्रांस ने नहीं की, जर्मनी ने नहीं की, पुर्तगाल ने नहीं की, स्पेन ने नहीं की। अमेरिका की खोज करने वाला देश था इटली, माने कि दो इटालियन नाविक थे, क्रिस्टोफर कोलंबस और दूसरा अमेरिगो वेस्पुची, जिन्होंने इसकी खोज की, ओके। लेकिन ये काल जो था 1492 1500, या हम पुनर्जागरण काल कहते हैं इसको, 1350 से 1550, ये काल ऐसा काल था जब यूरोपीय देशों के नाविक नए नए महाद्वीपों में जा रहे थे, या नए नए द्वीपों, महाद्वीपों, नए नए क्षेत्र, एरियाज को, देशों को खोज रहे थे, ओके। और उस खोज के क्रम में अमेरिका की खोज की गई, अमेरिका को ढूंढा गया। जब अमेरिका को ढूंढ लिया गया, तो इटली के मतलब नाविकों के पश्चात यूरोप के दूसरे देशों के नाविक भी अमेरिका की ओर आकर्षित हुए, या यूरोप के दूसरे देशों के जो नाविक थे वो अमेरिका की ओर जाने लगे, ओके। और प्रयास किया गया कि यूरोप के देशों के लोग, चाहे वो कोई भी यूरोपियन देश हो, स्पेन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, प्रयास किया गया कि यूरोप के विभिन्न देशों के लोग
अमेरिका में अपनी बस्तियां स्थापित करें, माने कॉलोनी स्थापित करें या वहां रहने के लिए स्थान बनाएं, क्योंकि अब तक अमेरिका एक अनछुआ, अनटच्ड या दुनिया के लिए अनजान महाद्वीप था। तो यहाँ पर बस्तियां बसाने की या कॉलोनी बसाने की या गांव शहर बसाने की शुरुआत की जाती है या कोशिश की जाती है। ओके, 1507 तक की कहानी हमने पढ़ ली। 1492, 1501, 1507। अब देखिए क्या होता है। स्पेन प्रथम यूरोपीय देश था जिसने 1565 में फ्लोरिडा पर अधिकार किया। ओके, अमेरिका का मानचित्र देख लीजिए आप। यहां मैं सिर्फ अमेरिका लेके आया हूं, सिर्फ यूएस का मैप, जो वर्तमान में अमेरिका देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उस अमेरिका देश में वर्तमान में कुल 50 राज्य हैं, और 50 राज्य है तो हम इसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 50 राज्यों का है आज। लेकिन जब अमेरिका में पहली बार बस्तियां बसाने की शुरुआत की गई, यानी लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने अमेरिका में रहना शुरू किया, पहली कॉलोनी जो है ना अमेरिका के दक्षिण पूर्व में बनाई गई। यहाँ अब एक चीज देखिए आप, ये वाली दिशा है उत्तर, ये वाली दिशा है दक्षिण, ये वाली दिशा है पूरब, और ये है पश्चिम। अगर हम अमेरिका महाद्वीप के हिसाब से देखें तो ये वाला जो भाग है ना अमेरिका का दक्षिण पूर्व, इस भाग में एक मतलब तटीय क्षेत्र है या एक प्रायद्वीपीय राज्य है। इस राज्य का नाम है फ्लोरिडा। अगर मैं इसको एक नए मैप पे, कच्चे मानचित्र पे बनाऊं तो देखो आप कैसे है। ये नए मैप पे अगर इसको हम देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऐसे है, इस प्रकार, ऐसे ऐसे करके, इस प्रकार ऐसे। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ इसमें ऊपर वाला देश है कनाडा, ये साउथ वाला देश है यूएसए, जो अभी हमने मैप देखा है, अभी दोबारा उसको देखेंगे। इस यूएसए में, जो वर्तमान का यूएसए है, 50 राज्य है, 15 स्टेट्स है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसमें जो ये वाला भाग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो दक्षिण पूर्व वाला भाग है यहाँ, इस भाग में 1, 2 और 3, तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ अमेरिका का एक राज्य है। 50 राज्यों में से एक, 15 स्टेट्स में से एक राज्य है। इस प्रायद्वीपीय राज्य का नाम है फ्लोरिडा। अमेरिका का ये कौन सा राज्य है? फ्लोरिडा राज्य, फ्लोरिडा प्रायद्वीप इसको कहा जाता है। इस फ्लोरिडा राज्य में पहली यूरोपीय बस्ती बनाई गई, द फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनी, पहली यूरोपीय बस्ती बनाई गई। अच्छा, ये जैसे मैंने बताया कि अमेरिका की खोज स्पेन ने नहीं की, इंग्लैंड फ्रांस ने नहीं की, अमेरिका की खोज इटली के लोगों ने की थी। ओके, अच्छा, इटली के लोगों ने खोज की, लेकिन यहाँ पहली बस्ती इटली के लोगों के द्वारा नहीं बनाई गई। फ्लोरिडा में पहली यूरोपीय बस्ती स्पेन के द्वारा स्थापित की गई, बाय द स्पेनिश पीपल, स्पेन के लोगों के द्वारा। स्पेन हम देखेंगे विश्व के मानचित्र में कहाँ है, देखेंगे, और किस तरह से इसको मतलब कवर किया गया। स्पेन के द्वारा पहली बस्ती अमेरिका के बाकी एरिया में कहीं नहीं, दक्षिण पूर्व में स्थापित की गई। कौन से राज्य में? फ्लोरिडा में। और ये बस्ती बनाई कब गई? 1565 में, 1565 में। ओके, 1565 में, मैं इसको साफ कर देता हूं, 1565 में अमेरिका में पहली यूरोपीय बस्ती स्पेन के द्वारा लगाई गई, दक्षिण पूर्व में फ्लोरिडा राज्य में। और मतलब इस पहली बस्ती का नाम रखा गया सेंट ऑगस्टाइन कॉलोनी, या हिंदी में कहते हैं संत ऑगस्टीन बस्ती या सेंट ऑगस्टीन बस्ती। जो पहली बस्ती थी अमेरिका में यूरोप के किसी देश के द्वारा, वो इंग्लैंड फ्रांस की नहीं थी, स्पेन देश की थी 1565 में, और इस बस्ती का नाम रखा गया सेंट ऑगस्टीन बस्ती। फ्लोरिडा तट पे, फ्लोरिडा माने दक्षिण पूर्व यूएसए। ओके, अच्छा, माने कि अब तक यहाँ अंग्रेज लोग नहीं आए थे, इंग्लैंड के लोग नहीं आए थे। 1600 ईस्वी के पश्चात अनेक प्यूरिटन लोग इंग्लैंड से अमेरिका में जाकर बस गए। अब ये खास बात है, 1600 ईस्वी के बाद, ये तो 1565 है पहली बस्ती बनी, उसके बाद में और भी बस्तियां बढ़ने लगी अमेरिका में यूरोपियन लोगों के द्वारा। ठीक है, सन 1600 ईस्वी के पश्चात अनेक प्यूरिटन लोग, अब ये प्यूरिटन शब्द है ना, ये हम लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन में पढ़ा है। धर्म सुधार में प्यूरिटन का मतलब होता था इंग्लैंड के वो लोग या यूरोप के वो लोग जो परंपरागत कैथोलिक धर्म में सुधार चाहते थे, या जो मार्टिन लूथर किंग की तरह कैथोलिक धर्म की कुरीतियों से, कुप्रथाओं से, पाखंड से परेशान थे या उनमें विश्वास नहीं रखते थे। तो यूरोप के वो लोग जो यूरोप के धार्मिक तंत्र से या कैथोलिक धर्म से रुष्ट थे, नाराज थे, ओके, वो लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका की ओर आने शुरू हो जाते हैं। प्यूरिटन लोग इंग्लैंड में होते थे, धार्मिक सुधारक, तो इंग्लैंड से प्यूरिटन लोग कहाँ आने लगते हैं? अमेरिका। शुरुआत की गई इटली के द्वारा, उन्होंने खोजा, स्पेन ने पहली बस्ती बनाई सेंट ऑगस्टाइन, और 1600 के बाद इंग्लैंड से जो है प्यूरिटन लोग आकर अमेरिका में बसने लग जाते हैं। मैं इसको एक छोटे से सीधे से मानचित्र के हिसाब से आपको दिखा दूं कैसे लोग आए। देखिए, ये वाला मैप देखिए, ये वाला मैप। ओके, इसको हम साफ कर देते हैं ऐसे। ये इंग्लैंड है यहाँ, और यहाँ है अमेरिका।
ठीक है, पहली बस्ती बना ली गई स्पेन के द्वारा। स्पेन देश है यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में ये स्पेन है। यहाँ से पहली बस्ती सेंट ऑगस्टाइन में बनाई गई। इसको फिर से हम दोबारा एक बार क्लियर देख लें। पहली बस्ती यहाँ बनाई गई फ्लोरिडा में स्पेन के द्वारा, ठीक है। फिर इंग्लैंड के लोग आने लगे और अमेरिका में बसने लगे। माने कि 1600 ईस्वी के बाद इंग्लैंड से कौन लोग आए? प्यूरिटन, जो कि यूरोप के रहने वाले थे और कैथोलिक धर्म में उनका विश्वास कम था। माने कैथोलिक धर्म से यूरोप से वो लोग परेशान हो चुके थे। वो चाहते थे कि हम एक नए महाद्वीप में या नई जगह, नई दुनिया में जाएं, जहां हम अपने हिसाब से अपना धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र बनाएं और हमें कोई रोकने वाला या कोई भी हम पर दबाव बनाने वाला व्यक्ति ना हो। 1600 के बाद बहुत से प्यूरिटन लोग कहाँ आते हैं? अमेरिका में। देखिए आगे, ये मैप हमने देख लिया था। हाँ, स्पेन पहला यूरोपीय देश ये हो गया। 1600 के बाद अनेक प्यूरिटन लोग इंग्लैंड से अमेरिका में जाकर बस गए। माने यहाँ अमेरिका में जाकर लोग बसने लग गए। इस वाले एरिया में यूरोप के लोग रहने शुरू हो जाते हैं। फिर आगे, इसके पश्चात, हाँ, 1583 में महारानी एलिजाबेथ ने, अब क्या था कि अमेरिका यहाँ है, इस प्रकार से मान लीजिए ऐसे ऐसे करके, ये अमेरिका है ये वाला, और यहाँ ग्रीनलैंड, ये इंग्लैंड है, ठीक है। ये बीच में अटलांटिक महासागर है। इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ ने क्या किया? सर इम्फ्रे गिलबर्ट, ये कोई इंग्लैंड के उद्योगपति थे, सर इम्फ्रे गिलबर्ट। उन इम्फ्रे गिलबर्ट को ये अनुमति दी, परमिशन दी या अधिकार दिया कि आप अमेरिका में, उत्तर पश्चिमी अमेरिका में उपनिवेश मतलब जाकर और उपनिवेश स्थापित करें। इसका मतलब ये है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये वाला भाग उत्तर पश्चिम अमेरिका। अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में उपनिवेश बनाने की या कॉलोनी बनाने की अनुमति पहली बार सर इम्फ्रे गिलबर्ट को दी गई महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, किंतु वह असफल रहा। अब क्या है कि यहाँ इंग्लैंड से जाकर और उत्तर पश्चिमी अमेरिका में बस्तियां बसानी थी, बस्ती स्थापित करनी थी इम्फ्रे गिलबर्ट को, जो कि एक उद्योगपति थे। ओके, महारानी ने अनुमति दे दी, लेकिन क्योंकि अमेरिका एक अनजान महाद्वीप था, बहुत विशाल बड़ा महाद्वीप था, अब तक वहां आधारभूत सुविधाएं कुछ थी ही नहीं, कुछ जंगली आदिवासी लोग रहते थे और कोई विकास वहां पर नहीं हो पाया था। तो सर इम्फ्रे गिलबर्ट पहली मतलब जो है महारानी से अनुमति मिलने के बाद में भी अमेरिका में डेवलपमेंट, कॉलोनी विकसित नहीं कर पाए। अब देखिए क्या होता है, महारानी एलिजाबेथ के बाद में राजा आता है जेम्स प्रथम, इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम, 1606। अगर भारत के हिसाब से देखें तो इस समय 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर का काल था। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और 1605 के बाद 1606 में जहांगीर का काल था, 1627 तक। तो जिस समय भारत में जहांगीर का काल था, उस समय वहां जेम्स प्रथम राजा था इंग्लैंड में। 1606 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने क्या किया? वर्जीनिया की दो कंपनियों, ओके, लंदन कंपनी और प्लीमथ कंपनी को अमेरिका में उपनिवेश बनाने की अनुमति दी। अब क्या होता है, 1606, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण साल है। इंग्लैंड की दो कंपनियां थी, एक तो थी लंदन कंपनी। कंपनी का मतलब होता है कई सारे उद्योगपतियों, बिजनेसमैन लोगों का या कई सारे पूंजीपतियों का एक समूह, जो कि किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से निवेश करते हैं। तो इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां होती थी, क्योंकि इंग्लैंड आर्थिक रूप से सबल, स्ट्रॉन्ग देश था। तो 1606 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम ने, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दो कंपनियों, एक तो लंदन कंपनी और दूसरी थी प्लीमथ कंपनी, प्लीमथ, इन दोनों कंपनियों को परमिशन दी, इंग्लैंड की कंपनियों को, कि आप अमेरिका में जाएं और वहां जाकर अपने उपनिवेश, अपनी कॉलोनी, अपनी बस्तियां स्थापित करें, अपना बिजनेस वहां शुरू करें। निश्चित सी बात है कि इंग्लैंड उसमें मजबूत देश था और इंग्लैंड की नीति हुआ करती थी कि अलग अलग देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जाया जाए, वहां पर अपने मतलब जो है प्रभाव स्थापित किया जाए और फिर वहां से आर्थिक संसाधनों को जो है इंग्लैंड भेजा जाए या लाभ कमाया जाए। ओके, तो होता क्या है, 1606 में जेम्स प्रथम ने वर्जीनिया की दो कंपनियों, लंदन कंपनी और प्लीमथ कंपनी को अमेरिका में उपनिवेश बनाने की अनुमति दी। अच्छा, फिर आगे, अप्रैल 1607, 6 के जस्ट अगले साल, 6 में अनुमति दी गई लंदन कंपनी, प्लीमथ कंपनी को, और 1607 में, अप्रैल 1607 में लंदन कंपनी के कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट ने, अब मैंने दो कंपनियां बताई, एक तो लंदन और एक प्लीमथ कंपनी, तो इनमें से जो लंदन कंपनी थी, पहली वाली कंपनी, उस कंपनी का कोई व्यक्ति था क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट, इंग्लैंड का एक मतलब क्या है व्यक्ति था, लंदन कंपनी का कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट ने वर्जीनिया में पहली बस्ती या पहली कॉलोनी की स्थापना की और जेम्स नदी के किनारे इसको बनाया। तो इस कॉलोनी का नाम रखा गया जेम्स टाउन। पहली बात तो ये।
ओके, कि वर्जीनिया जो राज्य है ना, इस मानचित्र में जो मैं लेकर आया हूँ, आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, पहली बात तो ये वाली नदी है, ये एक नदी है अमेरिका की, ऐसे ये अटलांटिक महासागर में आकर गिरती है। इस नदी का नाम है जेम्स नदी, और इस नदी का जेम्स नाम है ना, ये बड़ी रोचक बात है। नदी का नाम जेम्स अमेरिका की नदी है। 1606 में इसका नामकरण किया गया था। ओके, और इसका नामकरण अमेरिका की नदी का नाम इंग्लैंड के राजा के नाम पर किया गया था, क्योंकि राजा था जेम्स प्रथम। तो अमेरिका में इस छोटी सी नदी का नाम अंग्रेजों ने क्या रख दिया? जेम्स नदी, जेम्स रिवर ऐसे। और वो जो जेम्स नदी थी ना, इस नदी के किनारे एक बस्ती बनाई गई, एक कॉलोनी बनाई गई लंदन कंपनी के द्वारा। ओके, उस कॉलोनी का नाम रखा गया जेम्स टाउन कॉलोनी। जेम्स का मतलब राजा जेम्स के नाम पर, और टाउन माने बस्ती, कॉलोनी TOWN, टाउन बस्ती। जेम्स बस्ती या जेम्स टाउन नगर पहली बार 1607 में लंदन कंपनी के कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के द्वारा बसाया गया, और ये अमेरिका में इंग्लैंड के द्वारा स्थापित की गई पहली बस्ती थी। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में जो है ना, पहली यूरोपीय बस्ती तो 1565 में ही लगा दी गई थी स्पेन के द्वारा, पहली यूरोपीय बस्ती। लेकिन इंग्लैंड की पहली बस्ती जो है, उसकी स्थापना 1607 ईस्वी में की जाती है, और वो यहाँ जो पूर्वी भाग है अमेरिका का, इस पूर्वी, ये वाला अमेरिका का पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन बस्ती बसाई गई। इस जेम्स टाउन बस्ती को बसाने वाला लंदन कंपनी का व्यक्ति था क्रिस्टोफर न्यूफोर्ड। ओके, छोटी छोटी बातें हैं इसमें, कुछ बेसिक्स के रूप में हम थोड़ी आधारभूत कहानी समझ लें, टॉपिक समझना हमें आसान हो जाएगा। और मानचित्र सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मैप याद नहीं हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी हम टॉपिक पढ़ें, तो आप ये मान लीजिए तब तक कुछ भी याद नहीं होगा। अगर हम लोगों को यूरोप का, अमेरिका का मानचित्र पता नहीं होगा, कहाँ वर्जीनिया है, कहाँ जेम्स टाउन है, कहाँ फ्लोरिडा है, तो आप ये मान लीजिए कि हमारा ज्ञान पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में याद हो ही नहीं पाएगी, किसी भी हाल में नहीं पढ़ पाएंगे हम इसको। ओके, जेम्स टाउन बस्ती बसाई गई जेम्स नदी के किनारे 1607। फिर आगे, यहां तक हम लोगों ने क्रांति का या अमेरिका का जो है बेसिक परिचय लिया है। मैं इसको एक सेकंड में आप लोगों को दोबारा जो है, एक सेकंड में दोबारा बता दूं। ऐसे ऐसे करके अमेरिका महाद्वीप है इस प्रकार से। ये वाला एरिया है फ्लोरिडा, ठीक है। 1492 में खोज की गई क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। 1501 में अमेरिगो वेस्पुची जो है उसने यहाँ की यात्रा की। 1507 में अमेरिका का नामकरण किया गया जर्मन भूगोलवेत्ता मार्टिन वोल्ड सिमुलर के द्वारा। 1565 में यहाँ पहली बस्ती, यूरोपीय बस्ती स्पेन के द्वारा लगाई गई यहाँ फ्लोरिडा में, उसका नाम रखा गया सेंट ऑगस्टाइन बस्ती। सेंट ऑगस्टाइन यूरोप की पहली बस्ती है अमेरिका में, स्पेन ने स्थापित की थी फ्लोरिडा में। ओके, 1600 हम इसको कहेंगे 6, क्योंकि 1583 वाली कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1583 में सर एम्परर गिलबर्ट को अनुमति दी गई थी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 1606 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने परमिशन दी दो कंपनियों को, एक लंदन कंपनी और एक प्लीमथ कंपनी, कि आप अमेरिका में जाएं और वहां ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित करें। तो 1606 की परमिशन के आधार पर 1607 ईस्वी में पहली बस्ती बसाई गई अमेरिका में, उसका नाम रखा गया जेम्स टाउन बस्ती। और जेम्स टाउन आप जानते हो लंदन कंपनी के कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट ने स्थापित की थी। ये वर्जीनिया राज्य में थी, और पहली ब्रिटिश बस्ती थी अमेरिका में, यहाँ यहाँ पर स्थापित की गई, माने कि उत्तर मध्य अमेरिका में, वैसे अमेरिका के पूर्वी भाग में समुद्र के किनारे। फिर आगे, अब आती है क्रांति की पृष्ठभूमि। क्रांति की पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि परिचय तो हमने ले लिया। अब तक तो अमेरिका में इंग्लैंड के लोग, यूरोप के लोग गए ही हैं, रहना शुरू ही किया है। अब ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति हो जाती है? ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में वो लोग जो मूल रूप से यूरोप से ही गए हैं, वो यूरोप के ही खिलाफ या इंग्लैंड के ही खिलाफ क्रांति कर देते हैं। ओके, तो क्रांति की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड देखिए। 1607 से 1775 तक उत्तर में मेन नदी से दक्षिण में जॉर्जिया तक कुल 13 ब्रिटिश बस्तियां स्थापित हुई। अब हम लोगों ने बेसिक्स के रूप में क्या पढ़ा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैप में ऐसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें यहां फ्लोरिडा वाला एरिया है, ये यूएसए है, अमेरिका। ओके, अब होता क्या है, यहां पहली जो बस्ती बसाई गई थी इंग्लैंड के द्वारा, वो 1607 में बसाई गई थी, क्योंकि स्पेन वाली बस्ती महत्वपूर्ण नहीं है। 1607 में इंग्लैंड ने पहली बस्ती बसाई जेम्स टाउन, ओके, कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट ने। और उस पहली बस्ती के बाद में लगातार कंसिस्टेंटली 1607 के बाद में 1608 मान लीजिए, 9 10 11 12 ऐसे ऐसे करते 1775 तक, हम इसको ये मान लें, हम ऐसे मान लें कि 1607 से 1775 तक, माने कि 1607 से 1707 तक 100 साल,
और 1707 से 1775 तक लगभग 68 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 168 सालों में इंग्लैंड ने क्या किया, लगातार अपनी बस्तियां अमेरिका में स्थापित करता गया। इंग्लैंड लगातार बस्तियां, इंग्लैंड के लोग जाते रहे, प्यूरिटन लोग, क्वैकर लोग, एंग्लिकन लोग या जो यूरोप में सुधारवादी लोग थे, वो सब लोग यूरोप से अमेरिका जाते गए और अमेरिका में ब्रिटिश बस्तियां बनती गई। 1775 तक 168 साल में यहाँ एक नदी है, मेन नदी, और यहाँ पर एक राज्य है जॉर्जिया। अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, ये वाला भाग, यूएसए का जो ये पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में इंग्लैंड ने 13 कॉलोनीज बना दी। आप बहुत बार जब भी कभी इस टॉपिक को पढ़ें तो इसमें पहला बेसिक सवाल आता है कि अमेरिका में इंग्लैंड के द्वारा कुल कितनी बस्तियां स्थापित की गई। तो कुल कितनी बस्तियां थी? 13। अच्छा, इसमें एक रोचक बात है, ये 13 बस्तियां है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्या पश्चिमी अमेरिका में थी? वेस्टर्न अमेरिका में कितनी बस्तियां थी अगर पूछा जाए, तो पश्चिमी अमेरिका में कोई बस्तियां नहीं थी, सारी बस्तियां पूर्व में थी, अटलांटिक महासागर के किनारे। क्योंकि जब इंग्लैंड से आते थे तो यही भाग सामने आता था सीधा। ओके, और इसमें सबसे उत्तर में तो नदी कौन सी थी? मेन। और दक्षिण में कौन सा राज्य था? जॉर्जिया। मेन नदी से लेकर जॉर्जिया तक 13 बस्तियां स्थापित की। अमेरिका में 13 ब्रिटिश बस्तियां स्थापित हुई। अब एक सवाल आता है कि बस्तियों का मतलब क्या था? अंग्रेजी में इसको कॉलोनी कहते हैं। तो 13 ब्रिटिश बस्ती का मतलब ये होता था कि अमेरिका में इंग्लैंड के लोगों ने इस तरह की टाउनशिप विकसित की। टाउन माने नगर बनाए, जहां पर वो लोग व्यवस्थित रूप से रहते हैं। सड़कें, घर, मकान, खेती, उद्योग उनके द्वारा स्थापित किए गए। ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए गए जहां वो अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और राजनीति को डेवलप कर रहे थे। मजे की बात यह है कि अमेरिका में 13 बस्तियां थी। ओके, अमेरिका में थी। इनकी इनका गवर्नेंस जो है ना, शासन, वो इंग्लैंड से चलता था। कि इंग्लैंड अटलांटिक पार एक मातृ देश था, मदर कंट्री, जो कि पूरे अमेरिका के शासन को नियंत्रित कर रहा था। तो हम लोग क्या समझे कि 1607 में पहली बस्ती लंदन कंपनी के द्वारा जेम्स टाउन में, और 1775 तक 13 बस्तियां बना दी गई, मेन नदी से लेकर जॉर्जिया तक। ये 13 बस्तियां कौन कौन सी थी? तो आप इनके नाम देखिए एक सेकंड के लिए। इन 13 बस्तियों के नाम है, आपको 13 बस्तियों के नाम याद नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक के रूप में हम एक बार देख लेते हैं। अमेरिका में इंग्लैंड के द्वारा स्थापित करी गई 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज, ठीक है। वर्जीनिया पहले नंबर पर, मेरीलैंड दूसरे नंबर पर, मैसाचुसेट्स तीसरे नंबर पर, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, न्यू हैम्पशायर और जॉर्जिया। आप जानते हो जॉर्जिया सबसे दक्षिणी बस्ती थी। तो अमेरिका में इंग्लैंड के द्वारा कितनी बस्तियां स्थापित हुई? 13। अब थोड़ा सा हम इनका मानचित्र पे देख लें कौन सी कहाँ है। ये देखिए, ये वाला मानचित्र देखिए, और ये जो दो मैप अलग अलग है, ये पहला और ये दूसरा, ये वाला तो पूरा यूएस का है, यूएस का मैप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है, जिसमें आप ये देखिए पश्चिम वाला पूरा भाग खाली पड़ा है। यहाँ पर कोई इंग्लैंड की बस्ती या ब्रिटिश बस्ती नहीं थी। सारी की सारी माने कि 13 की 13 बस्तियां इस वाले भाग में है, पूर्व में। यहाँ फ्लोरिडा में नहीं है, क्योंकि फ्लोरिडा स्पेन के अधीन था, स्पेनिश बस्ती थी, यहाँ सेंट ऑगस्टाइन बस्ती। इसके अलावा जो मामला है ना पूरा, ये उत्तर मतलब पूर्व में है, यहाँ मेन नदी से लेकर और यहाँ जॉर्जिया तक। इस वाले मैप में अगर आप देखेंगे, दूसरा मानचित्र ये केवल इस भाग का है, पूर्वी भाग का, थोड़ा सा साफ क्लियर है। इसमें आप प्रत्येक बस्ती को देख सकते हैं। बात सुनाई? देखिए यहाँ, ये सबसे दक्षिण में है जॉर्जिया, उसके उत्तर में है साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना माने उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, यहाँ वर्जीनिया है, मेरीलैंड, डेलावेयर, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर। ओके, और ये उत्तर में मेन नदी, MAINE। तो ये वाला जो एरिया है अमेरिका के पूर्व में, इस पूर्व के एरिया में कुल बस्तियां बनाई गई 13। अब एक बात और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, अमेरिका में 13 बस्तियां बनाई गई। ओके, इनमें से केवल जॉर्जिया ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित सरकारी बस्ती थी। कहने का मतलब यह है कि इंग्लैंड की सरकार जो है ना, उसने अनुमति दे दी थी अपने यहाँ के लोगों को। लंदन कंपनी, प्लीमथ कंपनी सबसे पहले अनुमति दी थी, तो उसने अनुमति दे दी कि आप वहां जाकर बस्ती बसाएं, अमेरिका में जाकर रहना शुरू करें, कॉलोनीज डेवलप करें। ओके, लेकिन सरकारी कंपनी जो है ना, या सरकारी बस्ती, वो एक ही बनी थी। इंग्लैंड की सरकारी बस्ती एक ही थी, जॉर्जिया। इसके अलावा जितनी बस्तियां थी 12, वो सब निजी बस्तियां थी, माने प्राइवेट कॉलोनीज थी। या ये सारी बस्तियां ऐसी थी कि इंग्लैंड के लोग अपनी मर्जी से अमेरिका गए थे, उनको सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया था।
उन्होंने सरकार से खाली अनुमति ली थी कि हम अमेरिका जाना चाहते हैं और वहाँ रहना चाहते हैं या कॉलोनी डेवलप करना चाहते हैं। ये सब निजी लोग थे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब अमेरिका में क्रांति हुई, तो ये निजी बस्तियाँ थी, इनमें ही असंतोष उत्पन्न हुआ था। ये इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए थे। 12 जो निजी बस्तियाँ थी, इनके लोग इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए थे और अमेरिका जाने के बाद इनका इंग्लैंड के प्रति कोई मोह, कोई प्रेम, कोई स्नेह इनका नहीं रहा था। कोई इनमें स्वामी भक्ति नहीं थी, मतलब भक्ति की भावना नहीं थी इंग्लैंड के प्रति। वो इंग्लैंड को छोड़कर जा चुके थे और अमेरिका को उन्होंने अपना घर मान लिया था। तो एक सरकारी बस्ती जो थी जॉर्जिया, उस जॉर्जिया में तो इंग्लैंड के खिलाफ कोई क्रांति, कोई विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन इन 12 बस्तियों में, जो कि सरकारी बस्तियां नहीं थी, इंग्लैंड के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है। माने 13 बस्तियों में से एक सरकारी बस्ती थी जॉर्जिया और बाकी 12 थी प्राइवेट बस्तियां, निजी बस्तियां। ओके, शेष सभी व्यापारियों द्वारा स्थापित निजी बस्तियां थी। ठीक है। इनमें 90% अंग्रेज तथा शेष डच, स्पेनिश, डेनिश तथा अन्य यूरोपीय थे। अब देखिए, डच उन लोगों को कहते हैं जो कहाँ के रहने वाले हो, हॉलैंड के। यूरोप महाद्वीप का एक देश है हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड, नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं। तो अमेरिका में इंग्लैंड से जब लोग गए, तो उनमें से कुछ लोग तो थे, मतलब 90% लोग तो थे अंग्रेज, ज्यादातर तो अंग्रेज ही थे, जिनमें प्यूरिटन, क्वैकर्स लोग मतलब हुआ करते थे, सुधारवादी लोग। कुछ लोग डच हुआ करते थे, 10% में से कुछ डच लोग थे, हॉलैंड के लोग। कुछ स्पेन के लोग थे, स्पेनिश। कुछ डेनमार्क के लोग थे, डेनिश। और कुछ अन्य यूरोपीय थे, माने कुछ फ्रांस से चले गए, कुछ जर्मनी से चले गए, कुछ इटली से चले गए, कुछ पुर्तगाल से चले गए। सबसे ज्यादा संख्या जो थी अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों की, माने यूरोप के लोगों की अमेरिका में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो अंग्रेजों की थी। और अंग्रेज कितने थे? 90%। इंटरेस्टिंग बात है कि ये 90% अंग्रेज है ना, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं मूल रूप से, यही इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति करते हैं। देखिए कैसे। इन सभी ने अमेरिका में मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया। अब क्या हुआ कि जब अमेरिका में लोग चले गए बड़ी संख्या में, यूरोप के लोग, तो वहां पर डेनिश भी है, वहां पर डच भी है, वहां पर स्पेनिश लोग भी हैं, वहां पुर्तगाली भी हैं, अंग्रेज भी हैं। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया। एक मिक्स्ड कल्चर, माने वो केवल अंग्रेज नहीं है, सारी संस्कृतियां, सारे लोग वहां पर मिल गए। इनमें से ज्यादातर लोग प्यूरिटन, जो कि इंग्लैंड में सुधारवादी थे। एंग्लिकन, ये भी इंग्लैंड के सुधारवादी है। क्वैकर, हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, कांपने वाला, या क्वैकर समुदाय होता था इंग्लैंड का, जो कि धर्म सुधार चाहते थे। ओके। लूथरवादी, मार्टिन लूथर को मानने वाले जर्मनी के लोग। प्रेस्बिटेरियन, स्कॉटलैंड में धर्म सुधार हमने पढ़ा था, तो स्कॉटलैंड के वो लोग जो ईसाई धर्म में सुधार चाहते थे। ओके। ये लोग, माने कि ज्यादातर लोग अमेरिका में वो थे जो इंग्लैंड या यूरोप से धर्म सुधार के कारण से अमेरिका में आए थे, माने कि यूरोप के प्रति उनमें कोई आस्था नहीं थी। ओके। ये यूरोप से आए थे किंतु यूरोप की प्रणाली से असंतुष्ट थे। कहने का मतलब, ये सब लोग जो है ना, अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोग थे तो यूरोपीय ही, लेकिन यूरोप की व्यवस्था में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहते नहीं थे कि हम ये दोबारा यूरोप जाएं, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि यूरोप उन पर कोई भी प्रकार से शासन करे। जैसे मैंने बताया कि अमेरिका एक नया महाद्वीप था, नई कॉलोनीज बनाई गई, बनाई किसने? यूरोप के लोगों ने या अंग्रेजों ने बनाई। तो इंग्लैंड से ही आए हुए लोग थे, लेकिन इंग्लैंड का शासन उन लोगों को स्वीकार नहीं था। 13 बस्तियां थी, एक जॉर्जिया सरकारी थी और बाकी सब प्राइवेट बस्तियां थी। अच्छा, 1770 तक अमेरिका में, अब देखिए, 1607 से लेकर 1775 तक अमेरिका में कुल बस्तियां बनाई गई 13। ये हमने पढ़ लिया। अब क्या, जब 13 बस्तियां शुरू हुई, तो उन 13 बस्तियों में जो यूरोपियन लोग गए थे, उन लोगों ने क्या किया, जो स्ट्रक्चर एजुकेशन का, इकोनॉमी का, इसको हम क्या कहेंगे, राजनीति का, समाज का, यूरोप में था, वैसे वैसे स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। जब बस्तियां बनी तो कॉलेज बने, स्कूल बने, शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई। ओके। और 1770 तक अमेरिका में कई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, कई यूनिवर्सिटीज स्थापित हुई। 1607 1607 से 1775 तक अमेरिका में कई विश्वविद्यालय शुरू हुए। जैसे एक था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ये प्रिंसटन कॉलेज, इसको पहले ये कॉलेज था प्रिंसटन कॉलेज, बाद में यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था। जैसे कि येल कॉलेज, ये पहले येल कॉलेज था, बाद में ये येल यूनिवर्सिटी बन गया, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी। डार्टमाउथ, अमेरिका का एक राज्य है हनोवर, उस हनोवर प्रांत में डार्टमाउथ कॉलेज खोला गया, बाद में इसका नाम हो गया डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी। ब्राउन, ये ब्राउन एक कॉलेज था पहले, बाद में ये ब्राउन यूनिवर्सिटी बनी। रोड आइलैंड, जो 13 बस्तियों में एक रोड आइलैंड बस्ती है, वहां पर ये हुआ करता था। ओके। अच्छा, ये सारी बस्तियां, ये सारी कॉलेजेस स्थापित हुए अमेरिका में। जब
ब्रिटिश बस्तियां या यूरोपीय बस्तियां स्थापित हुई, तो वहां पर पहले स्कूल बने, फिर वो कॉलेज बने और फिर वो महाविद्यालय के रूप में तब्दील विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हुए। और जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए, वैसे वैसे उन विश्वविद्यालयों ने अमेरिका में यूरोपियन लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, लोगों की चेतना विकसित हुई और जैसे चेतना विकसित हुई, उन लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम लोग अमेरिका है और वो इंग्लैंड, यूरोप का एक देश है जो हम लोगों पे शासन कर रहा है, ऐसे। अच्छा, बोस्टन, न्यूयॉर्क, जेम्सटाउन, चार्ल्सटाउन, सवानाह, फिलाडेल्फिया आदि नगरों का विकास हुआ। अब हमने क्या पढ़ा है कि जब अमेरिका में यूरोपियन लोग आए थे, तो अमेरिका एक निर्जन महाद्वीप था। ये यूएसए है और ये क्या है? कनाडा है। अमेरिका एक निर्जन महाद्वीप था जहां पर यूरोप के लोगों का कोई स्ट्रक्चर तो था ही नहीं। लेकिन जब 1565 में, उसके बाद में 1607 में और फिर 1775 तक जैसे-जैसे बस्तियां स्थापित हुई, वैसे-वैसे पहले यहाँ छोटे-छोटे गाँवों का विकास हुआ, फिर वो गाँव नगर में तब्दील हुए और फिर वो धीरे-धीरे करके बड़े नगरों में जो है कन्वर्ट हो गए। यहाँ बड़े-बड़े नगरों की स्थापना हुई या बड़े-बड़े नगरों का विकास हुआ, जिनमें कुछ नगर आज भी दुनिया में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बोस्टन, हम आगे यहाँ की घटनाएँ पढ़ेंगे, बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन हत्याकांड पढ़ेंगे। न्यूयॉर्क सिटी आज दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में शामिल है। जेम्सटाउन जो कि पहली बस्ती थी, आगे चलकर बड़ा नगर बन गया था। चार्ल्सटाउन ये भी अमेरिका का नगर है। सवानाह और फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया भी पूर्वी भाग में यहाँ है, इसकी भी कहानी हम पढ़ेंगे अमेरिका में। तो एक तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी, बहुत सारे बड़े-बड़े व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। पुस्तकों, शिक्षा तथा विश्वविद्यालय की स्थापना ने चेतना में वृद्धि की। अब जब अमेरिका में लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू किया, अमेरिका में विश्वविद्यालय स्थापित हुए, व्यापार का विकास हुआ, तो अमेरिका के लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये हमारा देश, द्वीप या महाद्वीप है, ये हमारा एरिया है, ये ज़मीन और पानी हमारा है और हम लोग यहाँ स्थायी रूप से रह रहे हैं। इंग्लैंड का इससे कोई लेना-देना नहीं है, वो एक पृथक देश है अटलांटिक पार और उसको इस महाद्वीप पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये अमेरिका के लोगों ने सोचना शुरू किया। कब? जब पुस्तकों, शिक्षा और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ओके? फिर आगे। चलिए, यहाँ से है क्रांति के कारण। तीसरा बिंदु, हमने 6 बिंदुओं के अधीन इस टॉपिक को पढ़ना है। पहला है अमेरिका की क्रांति का परिचय, फिर है क्रांति की पृष्ठभूमि, फिर क्रांति के कारण, घटनाएँ, परिणाम, महत्व। तो आज तक हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, 2 प्रकरण। एक तो परिचय और एक पढ़ा क्रांति की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। इसके आगे कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कल। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, अभी तक मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछने शुरू नहीं किए हैं, खाली पढ़ ही रहे हैं। तो 1-2 दिन में जैसे-जैसे मैंने कहा क्लास आगे बढ़ेगी, अब तक हमने बहुत ही कम टॉपिक पढ़े हैं। तो जैसे-जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, टाइम बढ़ाऊँगा मैं, तो मैं प्रश्न पूछना भी शुरू करूँगा और आप लोग इस ना केवल टॉपिक को पढ़ें, बल्कि धीरे-धीरे करके थोड़ा बहुत याद करना भी शुरू करें। ठीक है? कमेंट के द्वारा मैं प्रश्न पूछना शुरू करूँगा, अभी किया नहीं है मैंने। तो कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।